स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि एग्रीकल्चर बॉटनी के क्वेश्चन इस समय सीरीज चल रहे हैं। तो आज सेकंड सीरीज है जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर के बॉटनी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक्स ज़रूर करें। और हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं तो 3 से 4 घंटे लगते हैं, और जो कि मेरा इन्वेस्ट टाइम है। वो क्यों इन्वेस्ट है? क्योंकि आप एक भी शेयर नहीं करते हैं हमारे वीडियो को, न तो सब्सक्राइब करते हैं, न किसी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो अगर हम 4 घंटे इन्वेस्ट करके आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीडियो, अपना 4 घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि हम भी एक शेयर कर दें। आपके एक शेयर से बहुत ज़्यादा हमें पैसे मिलने वाले नहीं हैं, न तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप शेयर करते हैं तो सभी स्टूडेंट को ये वीडियो जाता है और उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आप वीडियो और आपको बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वानस्पतिक जगत का वर्गीकरण जो 1833 ईस्वी में किसने किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वानस्पतिक जगत का वर्गीकरण किसने किया था और किस सन में किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो बता देना वहाँ पे कि 1833 ईस्वी में हुआ था, और ये थे एक्लर, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। तो आपको बता दूं, क्राइप्टोगैमस पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि वानस्पतिक जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो आपको बता दूं, वानस्पतिक जगत का जो सबसे बड़ा समूह वह है थैलोफाइटा। क्या है? थैलोफाइटा है जो कि सबसे बड़ा समूह है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, जब शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि किस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है। तो आपको बता दूं, जो समूह के पौधे होते हैं वो होते हैं थैलोफाइटा के समूह के होते हैं, और जिनका शरीर सुकाय होता है। क्या होता है? सुकाय होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि एनीबीना कैल्प शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो एनीबीना कैल्प शैवालों का उपयोग जो किया जाता है वो खाद के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? खाद के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक विज्ञान कहते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो आपको बता दूं, कवक में जो संचित भोजन होता है वो हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपको बता दूं, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि दमा रोग किस कवक के कारण होता है। तो आपको बता दूं, दमा रोग जो होता है वो कवक कौन सा होता है और किस कारण होता है। तो दमा रोग जो होता है एस्परजिलस फूमीगेट्स कवक के कारण होता है। एस्परजिलस फूमीगेट्स कवक के कारण होता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है। तो एथलीट फुट रोग जो होता है वो कवक कौन सा होता है। तो वो कवक होता है टीनिया पेरिडिस।
टीनिया पेडिस। कौन सा कवक है? टीनिया पेडिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे पूछा क्या गया है वो भी बताते हैं। पूछा जाता है कि खाज किस कवक के कारण होता है। ध्यान दीजिए, खाज होते हैं हमारे शरीर में भी, और तो किस कारण से होता है? तो वो होता है एक्रस, इसके बीच कवक के कारण होता है, जो कि खाज होते हैं। और सेकेंड, यही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि गंजापन, अब देखे होंगे गंजे इंसान होते हैं, तो गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन जो होता है वो होता है टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। ये कवक है टीनिया कैपिटिस, उसी के कारण गंजापन होता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि दाद, आप देखते होंगे दाद होता है शरीर में, तो दाद किस कवक के कारण होता है? तो दाद होता है, जो भी दाद का दवा भी बनता है तो वो फंगीसाइड का ही यूज होता है, फंगीसाइड ही यूज करते हैं। तो दाद किस कवक के कारण होता है? तो दाद जो कवक होता है वो होता है ट्राइकोफाइटान लेस्कोसन, ट्राइकोफाइटान लेस्कोसै जो होता है इसका कवक है, उसका नाम है, उसी की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जीवाणु की खोज 1883 में किसने की? तो आपको बताना है जीवाणु की खोज 1883 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जाता है आपसे कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के पिता जो होते हैं वो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके सिर्फ 2 मिनट्स लगेंगे और हम आपके लिए कितना टाइम निकाल के ये वीडियो प्रोवाइड कराते, तो आप अगर थोड़ा सा चाहते हैं तो प्लीज़ 2 मिनट्स अपना निकाल कर इसे शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि रेबीज का टीका तथा दूध के पास्चुराइजेशन का खोज किसने की? तो रेबीज का टीका हर बार पूछा जाता है, और दूध के पास्चुराइजेशन का खोज जो किया था वो थे लुई पास्चर। कौन थे? लुई पास्चर थे। अभी हाल में एनटीपीसी के पेपर में सबसे ज़्यादा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। अगर नहीं बिलीव है तो चेक कर लेना, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन आप बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में मिला लीजिए, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। बीएचयू के, यूपी कैडेट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बॉटनी से क्वेश्चन आए हैं वो आप चेक कर लीजिए। अगर हमारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राकृतिक के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पे जीवाणु जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। पहला है छड़ाकार, दूसरा है गोलाकार, पहला है छड़ाकार, दूसरा है गोलाकार, तीसरा है कोमाकार, और चौथा है सर्पिलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन से जीवाणु करते हैं? तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो जीवाणु करते हैं उनका नाम होता है एनाबीना तथा नास्टाक। एनाबीना तथा नास्टाक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते। पूछा जाता है कि चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बता दूं, चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा हटाने का कार्य जो किया जाता है वो हमेशा जीवाणु के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते। पूछा जाता है आप लोगों से सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि अचार, मुरब्बे आदि बहुत दिनों तक खराब क्यों नहीं होते हैं? तो आपको बता दूं, अचार मुरब्बे बहुत दिन से खराब इसलिए नहीं होते क्योंकि जीवाणु को द्रव्य संकुचन के कारण, जीवाणु के द्रव्य संकुचन के कारण क्या होता है कि आपके अचार मुरब्बे बहुत दिन तक चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की? तो आपको बता दूं, विषाणु की खोज जो 1892 में किए थे वो थे इवानोवस्की थे। कौन थे? इवानोवस्की थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि किस विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है? तो पादप विषाणु के न्यूक्लिक में अम्ल में आरएनए होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म अगर नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल।
ये हमेशा अपने माइंड में बना के रखी रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। पूछा जाता है आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए कौन से जीवाणु लेगुमिनेसी के पौधे की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आप ध्यान देखे होंगे कि दलहनी जो फसलें होती हैं उनके जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ये मान लो दलहनी फसलें हैं, इसकी ज़मीन है, ये इसके अंदर ये जड़ें हैं मान लो, तो जड़े में गांठ ऐसे से रहता है, ऐसे से गांठ रहता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे गांठ रहता है। तो ये गांठ जो होते हैं उसमें होते हैं राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जड़ों में नाइट्रोजन को एकत्रित करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, एकत्रित करते हैं। इसीलिए कहा गया कि जब भी आप कभी भी दलहनी फसल जिस खेत में बोते हैं उसके बाद दूसरी कोई फसल अगर उसमें बोते हैं तो आपको ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पादप विषाणु, दूसरा जंतु विषाणु और तीसरा बैक्टीरियोफेज विषाणु। ये 3 विषाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पौधे के किस समूह में संवहक उत्तक अथवा जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। तो आपको बता दूं, ब्रायोफाइटा ऐसा है जिसमें क्या होता है कि जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्ण अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि किस समूह को वानस्पतिक जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। तो आपको बता दूं, ब्रायोफाइटा समूह को, किसको, ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पतिक जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा गया। ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर बॉटनी आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। ये नहीं ऐसे ऐसे नाम रहते हैं, ऐसे ऐसे क्रियाएं होती हैं जिसको आपको लर्न करने की आवश्यकता होती है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप बॉटनी मत पढ़िएगा, जूलॉजी मत पढ़िएगा। ये सब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको लर्न करना होगा, अपने सीखने का प्रवृत्ति बढ़ाना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको भी, इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप उससे अगर रीड करेंगे तो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी यूट्यूबर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत छाट के, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ये नहीं वो सोचते हैं कि हम कितना अच्छा दे दूँ कि लोग उसे लाइक करें। तो ऐसे वीडियो नहीं कि कुछ भी उठाया और सीधे आपको प्रोवाइड करा दिया, ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा पेपर्स में पूछे जाने वाले होते हैं वही प्रोवाइड कराते हैं हम। तो वैसे ही हर यूट्यूबर प्रोवाइड कराता है, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट प्रोवाइड करा देते हैं, ऐसा बात नहीं। हम लोग बहुत सर्च करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। तो इसलिए आप वीडियो पे अगर हैं तो प्लीज़ लाइक क्या करिए, सब्सक्राइब क्या करिए। कितनी बार आप, मुझे तो कहने में अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए, हमें पैसे कमाने नहीं है इससे, यूट्यूब से पहले ही बता दे रहा हूँ। बस आप क्वेश्चन नोट करते जाइए और आप समझते जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लड़के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर के पास हों और अच्छे नंबर से पास हों और सबका एडमिशन हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चों को अच्छी वेबसाइट नहीं मिल पाती, अच्छे यूट्यूबर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। बस इतना ही कहूँगा स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो आपको बता दूं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि आपसे कि कौन सा मांस अपने स्वयं के भार, सॉरी यहाँ पे भारत लिखा गया, भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। तो आपको बता दूं, स्फगनम मांस जो होता है जो कि अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा गया स्फेगनम मांस का प्रयोग किस रूप में करते हैं। तो आपको बता दूं, ईंधन एवं एंटीसेप्टिक के रूप में क्या करते हैं, स्फेगनम
मांस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि वानस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है। तो वानस्पति जगत का जो सबसे ऊंचा पौधा है वो सिकोया सेम्परीविरेंस है, जो कि 120 मीटर है। ऊंचाई इसकी है 120 मीटर। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सिकोया सिपरविरेंस को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। सिकोया सेपरविरेंस को क्या कहा जाता है? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या जाता है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछा क्या जाता है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। सबसे छोटा अनावृत्तीय पौधा कौन सा है? तो जो सबसे छोटा अनावृत्तीय पौधा होता है वो जैमिया पिग्मिया होता है। कौन सा होता है? जैमिया पिग्मिया होता है। अगला नेक्स्ट पूछा जाता है कि खाने वाला साबूदाना कैसे बनाया जाता है। तो आपको बता दूं, खाने वाला साबूदाना जो बनाया जाता है वो साइकस के तने से बनाया जाता है। वो साइकस के तने से बनाया जाता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि किन वृक्षों की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि चीड़, सिकोया, देवदार और स्प्रूस के लकड़ी या वृक्षों का प्रयोग करके फर्नीचर बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है वो चीड़ के पौधे से या पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सैंड्रस तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो सैंड्रस तेल जो होता है वो देवदार के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। पे आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है। तो चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में जो काम आता है वो होता है टैनिन। क्या होता है? टैनिन काम आता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि रेजिन किस प्रकार के पौधे से निकाला जाता है। तो रेजिन जो भी निकाला जाता है वो शंकु पौधे से निकाला जाता है। किससे? शंकु प्रकार के पौधे से निकाला जाता है। अगला नेक्स्ट पूछा जाता है कि रेजिन का प्रयोग किस में किया जाता है। तो रेजिन का प्रयोग जो होता है वार्निश, पेंट, ये सभी चीज़ों में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो पूछा जाता है आपसे कि किस प्रकार के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। तो आपको बता दूं, जो फल के अंदर बीज होते हैं वो आवृत्ति बीज होते हैं और वो होते हैं आवृत्ति बीज ही कहे जाएंगे। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि एक बीज पत्री पौधे किन्हें कहते हैं। तो एक बीज पत्री की बात करें जिनके बीज में सिर्फ एक बीज, मतलब ये फल है जिनके बीच में क्या होता है, सिर्फ एक बीज पत्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक बीज पत्री कहते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि लहसुन प्याज जो होती हैं वो किस कुल के पौधे हैं। तो लहसुन प्याज जो होते हैं वो लिलिएसी कुल के पौधे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट पूछा जाता है कि गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा किस कुल के पौधे हैं। तो आपको बता दूं, ये ग्रैमिनी कुल के पौधे होते हैं। क्या होते हैं? ग्रैमिनी कुल के पौधे होते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर किस कुल के पौधे हैं। तो सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर जो कुल है इनके, ये है पालमी कुल। क्या है? पालमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि द्विबीजपत्री पौधे किन्हें कहते हैं। तो द्विबीजपत्री उन्हें कहते हैं जिनके बीच में दो पत्र होते हैं। जिनके बीच में दो पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मूली, शलजम, सरसों किस कुल के पौधे हैं। तो मूली, शलजम, सरसों जो होते हैं वो क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। कौन से कुल के पौधे? क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं।
अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मालवेसी कुल में कौन से पौधे आते हैं। तो मालवेसी कुल में जो पौधे आते हैं वो होते हैं कपास, भिंडी, गुड़हल। कपास, भिंडी, गुड़हल होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाएगा कि लेगमुनीसी में कौन से पौधे आते हैं। लेगमुनीसी कुल में कौन से पौधे आते हैं। तो होता है बबूल, छुई मुई, गुलमोहर, अशोक, इमली और दलहनी की सारी फसलें किस में आती है, लेगमुनीसी कुल में आती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि कंपोजिटी कुल में कौन से पौधे आते हैं। तो आपको बता दूं कंपोजिटी कुल में सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम, डहेलिया जो होते हैं ये पौधे आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि रूटेसी कुल में कौन से पौधे आते हैं। तो रूटेसी कुल में जो पौधे आते हैं वो होता है नींबू होता है, संतरा होता है, मौसम्मी होता है, बेल होता है, कामिनी होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि कुकुरबिटेसी कुल में कौन से पौधे होते हैं। तो कुकुरबिटेसी में होता है तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिड़ा, करला। जो फैल के सब्जियां होती हैं, जो भी प्लांट जो फैल के उगती हैं वही होती हैं कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा गया आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोलेनेसी कुल में कौन से पौधे आते हैं। तो सोलेनेसी कुल में आलू होता है, मिर्च होता है, बैगन होता है, मकोय, धतूरा, बेलाडोना और टमाटर होता है जो कि सोलेनेसी कुल के होते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि रोजीसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो वो होते हैं स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आते हैं। तो आप लोगों को हमने आज करा दिया है कि बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी कल फिर से आएगा एक नया टॉपिक लेकर जो कि बॉटनी से ही रिलेटेड रहेंगे। और ये हम बहुत समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और आपको बहुत सर्च करने के बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे पेपर से लेने के बाद प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपसे प्लीज़ मैं हर बार कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। 1 मिनट आपका लगेगा शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ शेयर करिए ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे, कहीं पे भी सिर्फ 1 दिन लगाइए, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि हम आपके लिए हर बार वीडियो लाते हैं। आप सिर्फ 1 दिन से करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो आज कैसा लगा।